नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने अब संभव नाम के एक स्मार्टफोन को बड़ी संख्या में अपने आर्मी ऑफिसरों को दिया है। मतलब साफ है कि इसके जरिए भारत सुरक्षित कम्युनिकेशन सुनिश्चित करना चाहता है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया है कि हाल ही में चाइना के साथ अक्टूबर में जो बातचीत हुई थी, इसी दौरान संभव स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया गया था और इस प्रोग्राम के तहत लगभग 30,000 यानी कि 30,000 जो संभव स्मार्टफोन्स हैं उन्हें वितरित किया गया है। दोस्तों, इस फोन में भारतीय सेना के द्वारा विकसित एम सिग्मा जैसे एप्लीकेशंस हैं, जिसकी तुलना आप व्हाट्सएप से कर सकते हैं। ये ऐप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और वीडियो शेयर करने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित माना जा रहा है। साथ ही इन स्मार्टफोन्स में सभी जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके फोन नंबर पहले से दर्ज हैं, जिससे कि अधिकारियों को नंबर सेव करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि पूरी तरीके से ये इनक्रिप्टेड रहेगा। दरअसल ये फैसला लिया भी इसलिए गया क्योंकि जब व्हाट्सएप पर सेना के अधिकारी कोई जानकारी शेयर करते थे तो वो कई बार पब्लिक हो गए, इसीलिए संभव स्मार्टफोन को डिजाइन किया गया। अगर संभव की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका मतलब है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, जो कि एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम प्रदान करता है। और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि भारत अपनी स्वदेशी तकनीक पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। भारतीय नौसेना का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना में मौजूद जो सर्चर MK2 UAV हैं उन्हें अब सर्विस से हटा दिया गया है और अब इंडियन नेवी अपना फोकस मेल और हेल क्लास के UAV पर केंद्रित कर रही है। मतलब साफ है कि एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्चर MK2 UAVs हैं उनका वजन 500 किलोग्राम के आसपास है और वो केवल 68 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं। इसीलिए भारतीय नौसेना के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं माने जा रहे थे। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं कि भले ही इन्हें हटाया गया है, लेकिन इन्हें पूरी तरीके से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि इन्हें स्टोर्स में रखा जाएगा ताकि भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो इनको फिर से एक्टिव किया जा सके। क्योंकि दोस्तों जो मेल और हेल क्लास के UAVs हैं वो यहाँ पर इसलिए भी काफी जरूरी हो जाते हैं भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में इन UAVs की एक बेहतर इंड्योरेंस टाइम होता है, जबरदस्त रेंज और क्षमताएं होती है और साथ ही साथ ये जो एडवांस UAVs हैं वो विशाल समुद्री क्षेत्र में विस्तारित निगरानी, रिकॉग्निशंस और कॉम्बैट मिशंस कर सकते हैं, जो कि लड़ाकू मिशनों के लिए काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई है भारतीय नौसेना की तरफ से, उसमें देखा जा रहा है कि भले ही ये जो मेल और हेल क्लास की UAV हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिन्हें कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता हो और इनके जरिए भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी और हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक विस्तार में लंबे मिशनों को नौसेना कर पाएगी। ऐसे में दोस्तों ये भारतीय कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारतीय नौसेना मेल और हेल क्लास की UAVs पर अपना फोकस बनाकर रखी हुई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को इस प्रोजेक्ट के साथ इनिशिएट करना चाहिए और जल्द से जल्द इस तरीके के प्रोग्राम्स पर काम करना चाहिए, ताकि भारत को बाहर से ड्रोन्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के MTA प्रोग्राम यानी कि मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों रशिया ने अब इस प्रोग्राम में एंट्री कर ली है और एक जबरदस्त ऑफर उसने भारत को दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत शुरू में रशिया के साथ ही इस MTA प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता था, ताकि जो AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी जगह ये नए MTA जो है उन्हें शामिल किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि रशिया के साथ भारत की कई बातों पर सहमति नहीं बन पाई, जबकि ये परियोजना 2007 में शुरू हो गई थी। उस दौरान दोस्तों भारत 45 विमान खरीदना चाह रहा था, जबकि रशिया खुद भी 100 विमान खरीदना चाहता था। यहाँ पर रशिया का ऑफर ऐसे समय पे आया है जब इंडियन एयरफोर्स अपने MTA प्रोग्राम के तहत 60 यानी कि 60 नए परिवहन विमानों के लिए टेंडर जारी करने के प्रोसेस में है, जिसमें कि आपको मालूम होगा कि लॉकहीड मार्टिन का C-130J, अम्ब्रेज का C-390M, एयरबस का A400 जैसे कॉम्पिटिटर्स शामिल है। रशिया भी चाहता है कि वो इस मार्केट में फिर से एंटर करे, ताकि वो भारत के साथ एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो जाए। और इस बार दोस्तों रशिया ने जो भारत को ऑफर किया है उसमें वो एयरक्राफ्ट के साथ इंजन की फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल यानी कि FADEC से लैस करने की बात कह रहा है। और FADEC को लेकर ही दोनों देशों के बीच उस दौरान विवाद भी हुआ था, ये भी एक कारण था। भारत इस प्रोग्राम से हट गया था। भले ही दोस्तों भारत को रशिया का ये नया ऑफर आया हो, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना अपने MTA के भारतीय संस्करण के लिए यानी कि इंडियन वेरिएंट के लिए वेस्टर्न और यूरोपीय कमर्शियल इंजनों के लिए अपनी प्राथमिकता पर मजबूती के साथ खड़ी है। रीजन ये नहीं है कि हम यूरोपीय देशों के करीब जा रहे हैं, मतलब साफ है कि जो पश्चिमी इंजन है उसके जो पुर्जे हैं वो आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही साथ विमान की उपलब्धता दर जो है वो भी काफी अधिक है। यानी कि दोस्तों इस पूरे MTA प्रोग्राम में रशिया के साथ भारत का सबसे बड़ा इशू जो है वो इंजन को लेकर है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स गैर रूसी इंजनों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसलिए हो सकता है कि भारत पश्चिमी दावेदारों में से किसी एक के साथ आगे बढ़ सकता है।
भारत की डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो कि अपने प्रोजेक्ट चील वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि वीटोल निगरानी ड्रोन को तैयार कर रही है। लेकिन अब इस यूएवी को ऑस्ट्रेलियाई इंजन के साथ विकसित किया जा रहा है जो कि इसका इंड्योरेंस टाइम 8 घंटे तक कर देगा। चील ड्रोन दोस्तों लंबे समय तक चलने वाला एक निगरानी सक्षम वीटोल ड्रोन है जिसका इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलांस और रिकॉनेसेंस टास्क के लिए किया जा सकता है। इस ड्रोन में ऑस्ट्रेलिया के ऑर्बिटल कॉर्पोरेशन का 1500 सीसी हैवी फ्यूल इंजन शामिल होगा जो कि अपनी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। और इंजन का ये जो ऑप्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चील को गैसोलीन, GP5, GP8 और जेट ए जैसे विभिन्न फ्यूल्स के द्वारा संचालित किया जा सकता है। 8 घंटे के एंड्योरेंस के साथ चील अपनी श्रेणी का सबसे अलग ड्रोन होगा जो कि बार बार ईंधन भरने या बैटरी स्वैप की आवश्यकता के बिना विस्तारित मिशन कर सकता है। इसलिए यह निगरानी मिशनों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। और यही नहीं, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता की वजह से चील ड्रोन को सीमित स्थानों या फिर बिना रनवे वाले प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि इसे अलग अलग इलाकों में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने नए बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय को पहली बार प्रदर्शित किया है। ये संजय दोस्तों काफी एडवांस सिस्टम है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने अब अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इसे मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के साथ ऑपरेट किया जा सकता है जो कि एक सस्ता और एक्सपेंडेबल सॉल्यूशन होगा भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। बता दें कि इन्हें बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जा सकता है, वो भी अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स में, जिसमें कि ये सर्विलांस, रिकॉनेसेंस, काइनेटिक अटैक, डिकॉय ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है। डायनामेटिक टेक की डिवीजन डायनॉटन सिस्टम ने जेट पावर लोइटरिंग मिशन को तैयार किया। ये यूएवी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंच सकता है और सिस्टम एक ही प्रणाली के रूप में कार्य करेगा जिसमें कि हवाई प्लेटफॉर्म ऑप्टिकल टारगेटिंग डेटा साझा करेंगे और वे पॉइंट ऑप्टिकल गाइडेंस का इस्तेमाल करके नेविगेट करेंगे। रूस और फ्रांस की तनातनी देखने को मिली है दोस्तों। दरअसल रशिया ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को फ्रांसीसी नौसेना के गश्ती विमान पर तान दिया जिससे कि फ्रांस और रशिया के बीच तनाव हो गया। बता दें कि S-400 ने अपने रडार से फ्रांसीसी विमान को लॉक कर दिया। रशिया ने ये अपने फायर कंट्रोल रडार की मदद से किया। आपको बता दें कि इससे पहले रशिया की एक गलती की वजह से एक प्लेन भी क्रैश हो गया था जिसमें कई सिविलियंस मारे गए थे। रशिया के S-400 के रडार सिस्टम ने करीबन 5 घंटे तक फ्रांसीसी नौसेना के गश्ती विमान अटलांटिक Q2 को लॉक करके रखा और ये विमान बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। ऐसे में रशिया पर फ्रांस की नौसेना भड़क गई है। फ्रांसीसी नौसेना की तरफ से कहा गया है कि इस मिशन को रशिया की तरफ से जाम किया गया और ये रशिया की आक्रामक कार्रवाई है। तो फिलहाल इतना देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।